डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट जो मैंने कल दिया था उसमें आपके लिए कोई क्वेश्चंस नहीं दिया था, लेकिन मैं आज का प्रश्न आपसे अंत में ज़रूर पूछूंगी। और आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुपर प्रैक्टिस सेट जो 30 क्वेश्चंस का है। आप बनाएं और देखें कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 3। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं सेट को। तो देखिए, यहाँ हमारा पहला प्रश्न है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि त्वचा से संबंधित किसी भी समस्या में जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है वो कौन सा होता है, मुझे यहाँ ये ध्यान देना है आपको। हमारे साथ साथ आप भी प्रश्नों को हल करें। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, जो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है वो है विटामिन सी। विटामिन सी को घाव भरने में सहायक विटामिन के तौर पे देखा जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न का आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों के कौन से भाग है जिससे हल्दी प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? ए जड़, बी फल, सी तना, डी पुष्प। यानी हल्दी का जो खाने योग्य भाग है जिसे हम प्रयोग करते हैं मसाले में या औषधि के तौर पर, तो वो पौधे का कौन सा भाग होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि हल्दी वैसे तो होती है मिट्टी के नीचे, लेकिन उसका जो भाग हम प्रयोग करते हैं वो भाग तना होता है। क्या होता है? वो भाग तना होता है। तो पौधे के जिस भाग को हम खाने में प्रयोग करते हैं वो तना है। हल्दी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। घाव भरने में भी इसका प्रयोग होता है, चोट दर्द में भी इसका प्रयोग होता है, मसाले में तो इसका प्रयोग होता ही है। तो हल्दी को एक औषधि के तौर पर भी देखा जाता है और स्पाइसेस यानी मसाले के तौर पर भी हल्दी का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से होता है? यानी कि सादा पाचन किस अंग में होता है? शरीर के किस अंग में पाचन का काम होता है? तो यहाँ आप देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन मौजूद है 4। ए पैनक्रियास, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत और डी अमाशय। पाचन का अधिकांश कार्य कहाँ होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मुख से और अंत में मल द्वार यानी एनस पर जाकर पाचन की क्रिया समाप्त होती है। लेकिन इस बीच में एसोफेगस, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक यानी अमाशय, बहुत सारी जगह से गुजरते हुए भोजन अंततः एनस तक पहुंचती है। तो सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे अधिक पाचन की क्रिया होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निर्देशालय कहाँ स्थित है? तो भारत में कृषि मंत्रालय के जो विपणन एवं निरीक्षण का निर्देशालय ये कहाँ है आपको बताना है। ए दिल्ली, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद, डी मुंबई। आपको देखना है और बताना है कि मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत में के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निर्देशालय दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो गया? दिल्ली। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा हमारा जिसको हम लोग अपर सदन, राज्यसभा को लोअर सदन, लोकसभा को लोअर सदन भी कहा जाता है, जहां हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी कहते हैं वो होते हैं। तो कम से कम 6 महीने में एक सत्र का आयोजित होना अनिवार्य है। तो उस हिसाब से देखिए तो साल में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य होते हैं आयोजित होना। तो अगर आपसे पूछ दे कि कितने दिनों में एक सत्र का होना अनिवार्य है, तो 6 माह में एक सत्र का होना अनिवार्य है। तो देख लीजिए आपको कम से कम 2 सत्र होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है
इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन देखिएगा, सैंडल पीक नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क। तो बहुत दिनों से ये बात उठ रही थी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदला जाए, क्योंकि शायद ये नाम से जिम कॉर्बेट से पहले भी इसका नाम वही था जो अभी रखा गया है। तो ये हमारे मंत्री जी द्वारा बदल दिया गया है। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि इसका ऑप्शन सही क्या होगा, रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट एशिया का सबसे पहला रिजर्व एरिया घोषित होने वाला जगह है। तो ये हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में चर्चा में रही पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? आप देखिए सबसे पहले कि पंचमुली झील है कहाँ। तो पंचमुली झील जो आपकी है वो पंचमढ़ी में है। और पंचमढ़ी कहाँ है ये देखिए, तो पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। तो आपकी ये जो पंचमुली झील है ये मध्य प्रदेश में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चे लोग सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके लिए है और आप हमारे साथ सॉल्व करके मुझे बताइए कि आपके स्कोर क्या हो रहे हैं। दुर्लभ धातु वेनेडियम, यानी कि सबसे दुर्लभ अभी वेनेडियम को ही माना जाता है। तो दुर्लभ धातु वेनेडियम किस राज्य में पाया जाता है? बात राज्य भारत की बात हो रही है। ए असम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो वेनेडियम का भंडार कहाँ है भारत में? ध्यान दीजिएगा, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश में ही वेनेडियम के खान हैं और ये दुर्लभ है, बहुत कम पाया जाने वाला धातु है। तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, किस राज्य में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया गया? इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए झारखंड, बी बिहार, सी पंजाब, डी सिक्किम। देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। किस राज्य में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन निधि 2021 का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आपने देख लिया बिहार में है। ये सबसे पहले बिहार में लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, जो आपका अगला प्रश्न है कि इथेनॉल का बात हो गया कि इथेनॉल का बिहार में है। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ध्यान दीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड कर्जन जिनको हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन के लिए, वॉरेन हेस्टिंग जिन्होंने जो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे। यहाँ पे सब इम्पॉर्टेंट हैं चारों के चारों, जिनकी उपलब्धियाँ हमारे पास हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो कनिंघम ने स्थापित किया था, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। बच्चे लोग ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मुझे कमेंट में आपका आंसर भी चाहिए। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे वो आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा, आप ध्यान दीजिए। आर.सी. मजूमदार हैं, एस.एन. सेन हैं, वी.डी. सावरकर हैं, अशोक मेहता हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने ही 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहली लड़ाई की संज्ञा दी थी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 12 पे जा रहे हैं। आज का हमारा सेट कुल 30 प्रश्नों का है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी।
तो आपको बताना है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1880, 1881, 1882, 1884। यह स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी देखिए और आंसर कीजिए। अगर आंसर देने में लेट हो तो प्लीज़ इसे वीडियो को पॉज करके रोक लीजिए और उसके बाद दीजिए आंसर। चलिए, इसका सही आंसर जगह डी 1884। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। नेक्स्ट, 84 में महाजन सभा और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। देखिए, हंटर कमीशन और हंटर आयोग दोनों अलग अलग हैं। हम लोग हंटर कमीशन को देखते हैं और एक जगह हंटर आयोग को। तो आपके पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी हत्या केस, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में, शिक्षा सुधार और बंगाल विभाजन। इनमें से कौन है जो हंटर आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? चलिए, आप अपने आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ हंटर कमीशन होता तो आंसर होता जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए, लेकिन क्योंकि हंटर आयोग है तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा सुधार। इसका गठन शिक्षा में सुधार के लिए हुआ था। चलिए, आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता का नाम बताना है। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल। मौलाना आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, जिनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं, पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको गांधी जी ने कायद आज़म की उपाधि दी थी, जो पाकिस्तान के गठनकर्ता में एक हैं। मोहम्मद इकबाल, जिन्हें हम सारे जहां से अच्छा गीत के लिए जानते हैं। तो लाल कुर्ती सेना का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था और लाल कुर्ती दोनों सेना इनकी ही थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, आधा प्रश्न हो चला। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ए कन्याकुमारी, बी निकोबार, सी लक्षद्वीप और डी किबिथू। यहाँ देख लीजिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है। तो दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि से बाहर दक्षिणतम बिंदु दोनों अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है सिर्फ दक्षिणतम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि से बाहर दक्षिणतम हो तो वो होगा इंदिरा पॉइंट, लेकिन सिर्फ दक्षिणतम है तो कन्याकुमारी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ है? पहले हमने दक्षिणतम बिंदु की बात की, चलिए अब बात आ गई पूर्वी बिंदु की। कन्याकुमारी, निकोबार, लक्षद्वीप और किबिथू, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो देखिए, फिर पूर्वी बिंदु जो भारत का है वो अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में है। भारत के उत्तर में हिमालय है और भारत के उत्तरी पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल कहलाता है। दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि में आपका वो जो है वो है कन्याकुमारी, और मुख्य भाग में के बाहर जो है दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है। जो भारत का पश्चिमी बिंदु है वो गौरमोता है और जो गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथू है। चलिए अगले प्रश्न पे, यानी कि प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। यहाँ देखिए, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किसने किया? तो वो थे अरबवासियों ने। अरबवासी, भारत आने वाला सबसे पहला अरब आक्रमणकारी 712 से मोहम्मद बिन कासिम था, और अरबियों ने ही भारत के लोगों को सबसे पहले हिंदू कहकर संबोधित किया था। चलिए, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। होयसलों की प्राचीन राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल एक वंश था और इनकी जो वर्तमान स्थिति है ए श्रृंगेरी, बी बेल्लूर,
बेलूर मठ के लिए भी फेमस है, सी हेलीबीड और डी सोमनाथपुर। तो आप अपने आंसर को दीजिए, आपके अनुसार आंसर क्या हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेलीबीड। होयसलों की जो राजधानी थी द्वार समुद्र, इसको आज वर्तमान में हेलीबीड के नाम से जाना जाता है। हमारे प्रश्न जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा और प्रश्न सॉल्व भी हो रहे होंगे। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर के मकबरा की बात हो रही है। ए सिकंदरा, बी आगरा, सी औरंगाबाद, डी फतेहपुर सिकरी। इसमें आपको देखना है कि अकबर का मकबरा कहाँ है। वैसे मैं बता दूं, मुग़ल काल के सबसे पहले शासक बाबर का मकबरा काबुल, दूसरे शासक हुमायूं का मकबरा दिल्ली, तीसरे शासक अकबर और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और चौथे शासक जहांगीर जिनका मकबरा लाहौर, पाँचवें शासक जहांगीर के पुत्र शाहजहां जिनका मकबरा है कहाँ, शाहजहां का दौलताबाद, और औरंगज़ेब का मकबरा जो शाहजहां का आगरा, और औरंगज़ेब का मकबरा जो है वो है दौलताबाद, और अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह ज़फ़र का मकबरा जिनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, बर्मा यानी रंगून में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रमुख जो मुग़ल शासक हैं इनके मकबरे पूछ देते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में, बाबर का काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, और शाहजहां का आगरा में, और औरंगज़ेब का दौलताबाद में, और अंतिम मुग़ल बादशाह का बर्मा में। चलिए, ये तो हो गए मुग़ल सल्तनत के प्रमुख राजाओं के मकबरे की बात। आगे बढ़ते हैं, और मुग़लों के अंतिम सल्तनत के जो शासक थे उनका अंत 1857 में ही हुआ था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह नहीं था, एक हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था? तो सर थॉमस रो हैं, बी जेम्स ऑट्रम हैं, सी जॉन लॉरेंस हैं, और डी में T.R. होल्म्स हैं। यहाँ देखिए कौन आपके सही आंसर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसे विद्रोह ना कहकर षड्यंत्र कहा था। एक तो थे जेम्स ऑट्रम ने इसे षड्यंत्र कहा था, और दूसरे थे डब्ल्यू टेलर ने भी 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने? डब्ल्यू टेलर ने। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू टेलर ने भी इस विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था। तो इन दोनों में से कोई भी नाम आपके ऑप्शन में दे सकता है, ध्यान रखिएगा। या फिर अगर ऑप्शन ई देता है तो ये दोनों ही नाम देके आंसर में ई ऑप्शन हो सकता है। चलिए ये आगे चलते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। त्रिपुरी, हरिपुरा, ये सब कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं जो प्रश्न में बार बार रिपीटेड होते हैं। ए अबुल कलाम आज़ाद, बी JB कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद, और डी सुभाष चंद्र बोस। अबुल कलाम आज़ाद का भी एक रिकॉर्ड है कि ये सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सबसे लंबे समय तक रहे, 40 से लेकर 45 तक इनका पीरियड है। JB कृपलानी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने, बहुत सारे इनके भी नाम दर्ज हैं इतिहास में, और गर्व है कि ये बिहारी भी हैं। लेकिन 1938 और 1939 इन दोनों अधिवेशन हरिपुरा और त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, तो अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। क्वेश्चन है, कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? यानी कौन सा पादप रेशा है जो तने से प्राप्त किया जाता है? ए कपास, बी क्वायर, सी सनई, डी सेमल। सेमल, कपास, क्वायर सब एक प्राकृतिक रेशा की कैटेगरी में आता है। सेमल बीज से फल से प्राप्त होता है, कपास भी फल से प्राप्त होता है। तना से प्राप्त होने वाला रेशा सनई है। सनई जो है ये तने से प्राप्त होता है। सेमल नरम तकिए वगैरह के लिए जाना जाता है, कपास कॉटन जूट रेशा कपड़े के लिए जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे,
रॉबर्ट कोच, लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर 4 लोगों के नाम है। रक्त समूह जो हम लोग देखते हैं ए बी, ये सब रक्त समूह हैं। ओ, इनमें फिर पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, तो ये सब अलग अलग रक्त समूह हैं। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। दूध में मिठास का क्या कारण है? दूध, हम लोग जो दूध का प्रयोग करते हैं उसमें मिठास होती है एक अपनी, बिना चीनी के पी के देखिए, एक अपना टेस्ट आता है मिठास का। मैक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन। तो आपको पता होना चाहिए कि दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है और दूध की मिठास का कारण लैक्टोज होता है जो दूध को मीठा करता है। लैक्टोज कंपनी का ना बच्चे का एक दूध भी आता है। तो चलिए, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? यहाँ हार्मोन का नाम दिया हुआ है। ए इंसुलिन, बी एड्रेनलिन, सी एस्ट्रोजन एंड डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा एड्रेनलिन। इसे ही लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? फारूक अब्दुल्ला, कमरुद्दीन खां, अकबरुद्दीन खां, आज़म खां। शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, पद्म पुरस्कार विजेता थे, हमारे बीच अब नहीं हैं। इनका संबंध बिहार के ससराम से था और लेकिन इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बनारस में बिताई। इनका वास्तविक नाम कमरुद्दीन खां था। क्या था? कमरुद्दीन खां। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए राजीव शुक्ला, बी भिखारी ठाकुर, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महादेवी वर्मा। भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? राजीव शुक्ला हैं, भिखारी ठाकुर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, महादेवी वर्मा हैं। किसी का कद किसी से कम नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। साहित्य में अपनी अपनी पहचान और अपने अपने दम पर अपना नाम रखने वाले रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी धरती बेगूसराय के जानी जाती है। महादेवी वर्मा उस समय हिंदी की महान महिला लेखिका, लेकिन शेक्सपियर की उपाधि जिन्हें मिली वो हैं भिखारी ठाकुर। मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? शिवपाल, बी रविशंकर, सी शिवलाल और डी हरि ओम भाटिया। ये एक महान चित्र है, बहुत ज़्यादा ही इसे जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शिवपाल। कौन हो जाएगा सही आंसर? शिवपाल हो जाएगा। मुस्लिम निकाह का चित्र शिवपाल द्वारा बनाया गया था। शिवपाल एक चित्रकार हैं। अब 2 ही प्रश्न हमारे बचे हैं आज के सेट में। मगही बोली शैली का जनक किसे माना जाता है? ए नरेश दुबे, बी नकेश दुबे, सी सुरेश दुबे और डी संतोष दुबे। मगही जो मगध की भाषा थी, बड़ी मीठी सी भाषा, बड़ी प्यारी सी भाषा। बिहार में वैसे तो कई भाषाएं बोली जाती हैं, मैथिली हैं, अंगिका हैं, मगधी हैं, जिसे मगही भी कहते हैं। बड़ी ठेठी, अपने बेगूसराय के यहाँ के क्षेत्र में तो ठेठी भी बोली जाती है, जो एक लोकल बोलचाल की भाषा है। मगही का अपना एक अंदाज़ है जिसमें किसी भी चीज़ में थोड़ा रेफ लगा के बात करते हैं। गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद के क्षेत्र में जाइए, मगही बोली मिठास के साथ लोग बोलते हैं। तो ये जो क्षेत्र वो भाषा है, इसका जनक माना जाता है सुरेश दुबे जी को। सुरेश दुबे को ही मगही बोली का और शैली का जनक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न है हमारे सुपर सेट का अंतिम प्रश्न। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की स्थापना कब हुई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, जिसे हम IIT पटना कहते हैं, की स्थापना कब हुई? 2007, 2008, 2006, 2009। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो IIT पटना की स्थापना 2008 में हुई।
ये तो हो गया आज का हमारा अंतिम प्रश्न, लेकिन इस अंतिम प्रश्न के बाद आपके लिए एक और प्रश्न जो मैं अभी आपसे पूछूंगी और आप उसका उत्तर देंगे और कमेंट में, और मैं उत्तर दूंगी कल के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं उस प्रश्न को। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक 30 क्वेश्चन का सेट बनाया, और हमारे साथ अगर आपने बनाया है या बाद में बनाने वाले हैं तो प्लीज़ स्कोर ज़रूर शेयर करें कमेंट में। आज का आपका जो प्रश्न है वो है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है। हमारा आज का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है, और इस प्रश्न का उत्तर मैं कल के वीडियो में दूंगी। तो आप अपना आंसर कमेंट में मुझे आंसर और कितने सही क्वेश्चंस के आंसर हुए आपके ज़रूर बताएं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।